भारत के अंदर रहकर ही भारत के खिलाफ साजिश करने वाले .5 यानी कि 98 फ्रंट देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों है। T-90 या T-72 टैंक्स के लिए अभी ऑक्सिलरी पावर यूनिट को इंटीग्रेट करने का विचार क्यों किया जा रहा है। गोरखा राइफल्स में नॉन गोरखा सोल्जर्स को शामिल करने के लिए गोरखा वेटरन्स क्यों मना कर रहे हैं। क्या भारत को हैमर मिसाइल के साथ साथ अभी फ्रांस से टेलियोस्पोर्ट को भी हासिल करना चाहिए। और अंत में चाइना की लिक्विड बॉम्ब क्या है जिससे भारत को लद्दाख या डोकलम से भी और ज़्यादा बदतर सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारे देश के अंदर छुपे हुए कुछ खतरनाक खलनायिकाओं को लेके है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि भारत को 2 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कहा जा रहा है कि भारत को अब 2 फ्रंट नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये जो .5 यानी कि 98 फ्रंट है, ये भारत के अंदर रहकर ही भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का काम करते हैं। और जरूरी नहीं कि विलन हमेशा रावण ही होगा, कभी कभी ताड़कासुर, रूपरेखा या पूतना भी उत्पात मचा सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो रिसेंटली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए बोल रहे थे या फिर प्रोत्साहित कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे लोकल लड़के हथियार उठाते हैं या फिर आतंकवादी बन जाते हैं, इसका कारण ये है कि यहाँ पर उनकी फ्रीडम को छीना जा रहा है, जिस वजह से जो लोग वहाँ पे आवाज उठाते हैं उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर इसके लिए उनको हथियार उठाना पड़ता है। और इसी वजह से कश्मीर के लड़के हथियार उठाने के बाद मरना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बात करने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर हमारी देश के एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो इसका देश के लोगों के ऊपर या फिर कश्मीर के नौजवानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसके बहकावे में आके हो सकता है ज्यादा लोग हथियार उठाने लगेंगे, हो सकता है इससे महबूबा मुफ्ती को पॉलिटिकल लेवल में कुछ फायदा हासिल होगा, लेकिन जब हमारे ही लड़के आतंकवादी बन जाएंगे या फिर उस राह पर चलने लगेंगे, मजबूरन उनको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मानना पड़ेगा। तो फिर उनके घर वालों को जो लॉस होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हम चाइना के साथ बातचीत कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के बीच क्या अंतर ये आप सब जानते हैं। चाइना की बॉर्डर में आतंकवादी नहीं घूमते हैं और जो भी आमना सामना वहाँ पे होता है, वहाँ पर एक प्रोफेशनल आर्मी से दूसरी आर्मी गोलगप्पे खाने के लिए आती है और इसी वजह से बॉर्डर में बातचीत हो पाती है। जबकि पाकिस्तान की साइड की बात करें तो इस साइड में आर्मी कौन है और आतंकवादी कौन है, इसका कोई अता पता नहीं रहता है। बस ये सब बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। पता नहीं ये बात महबूबा मुफ्ती की समझ में क्यों नहीं आ रही है। और वैसे भी हम भगवान से विनती करेंगे कि चाहे नरक में गर्म तेल में पकोड़ा बना दिया जाए या फिर नाक या कान में बिच्छू वगैरह घुसेड़ दिया जाए, लेकिन ऐसे महबूबा हमारे दुश्मन को भी नहीं दी जानी चाहिए। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के टैंक्स को लेके है। एक प्राइवेट फर्म ओसोक्रॉप ग्लोबल की तरफ से अभी इंडियन आर्मी की T-90 और T-72 टैंक्स के लिए एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट को या फिर APU को डेवलप किया गया है और इसको अभी इंडियन आर्मी के टैंक्स में इस्तेमाल करने का भी फैसला किया जा चुका है। अब इनको हमारे टैंक्स में इस्तेमाल करने से हमें 2 तरीके से फायदे होने वाले हैं। एक तो इससे हमारे टैंक्स की मेन इंजन का लाइफ बढ़ने वाला है, क्योंकि इससे हमारे टैंक्स की फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें एक ऑक्सिलरी पावर सोर्स मिल जाता है, जिस वजह से मेन इंजन के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। साथ ही इससे टैंक्स की हीट सिग्नेचर भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाली है। अब नॉर्मली हर वक्त तो टैंक्स को जंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इस दौरान इसका इस्तेमाल करने से इंजन की लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज किया जा सकता है और सेव किया जा सकता है। और इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे T-72 और T-90 टैंक्स के लिए 2 अलग अलग तरह की ऑक्सिलरी पावर यूनिट को बनाने के लिए कहा गया था। और ट्रायल पूरा होने के बाद हमारी सभी टैंक्स के लिए यानी कि कुल मिलाकर 3260 के आसपास APU के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है और इन सब की कीमत लगभग 1326 करोड़ के आसपास होने वाली है। आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो APU होने वाली है, ये मेन इंजन के बिना ही टैंक्स की गनर, कमांडर और ड्राइवर साइड, फायर कंट्रोल सिस्टम, रेडियो सेट, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और बैटरी को सफिशिएंट पावर देना चाहिए। ये लगातार 6 घंटे तक ऑपरेट करने की क्षमता रखनी चाहिए और साथ ही इसको 16,000 फीट की ऊंचाई तक और +45 डिग्री से -50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये भी सही तरीके से काम करना चाहिए।
अभी जो सिस्टम है इनको टैंक्स की बाहरी पोर्शन में कहीं पे माउंट किया जाएगा, जिस वजह से ये वाटरप्रूफ भी होना काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही कम से कम 5 मीटर की गहराई तक ये सही से ऑपरेट करने चाहिए। अब होता क्या कि अगर टैंक्स खड़े भी रहते हैं तो इसके अंदर वाले सभी सिस्टम को चालू रखने के लिए टैंक्स की मेन इंजन को ऑन करना पड़ता है, जिससे इंजन की लाइफ तो रिड्यूस होती है, साथ ही साथ फ्यूल ही बहुत ज़्यादा खर्च होता है। पर एक्सटर्नल एपीयू को ऐड करने से हम मेन इंजन को ऑन किए बिना ही इन सभी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। आप नॉर्मली अपने कार को ही देख लीजिए, अगर आपको एसी ऑन करना है तो गाड़ी के इंजन को चालू करना पड़ेगा, चाहे आप घूम रहे हो या फिर गाड़ी खड़ा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही टैंक्स के साथ भी ये सब चल रहा है, लेकिन टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगला अपडेट गोरखा राइफल्स को लेके। तो हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से गोरखा राइफल्स में नॉन गोरखा सोल्जर्स को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था और इनको मेनली उत्तराखंड से शामिल करने का प्लान किया गया था। लेकिन इसी बात को लेके अभी हमारी आर्मी के जो गोरखा वेटरन्स है उनकी तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है और इसमें ज़्यादातर नेपाली गोरखा हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कर्नल डी के प्रधान, जो कि नेपाली गोरखा हैं, उन्होंने ये बताया कि अगर इंडियन आर्मी में ऐसा किया जाता है तो ये गोरखा रेजिमेंट की फाइटिंग स्पिरिट के ऊपर असर डाल सकती है। कर्नल डी के प्रधान 1971 के लड़ाई लड़ चुके हैं और वो काफ़ी अनुभवी वेटरन है और उनका मानना ये है कि गोरखा राइफल्स के हर एक जवान के अंदर 3 बेसिक मोटो होता है, नाम, नमक और निशान, और ये तीनों गोरखा लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए एक अलग ही जोश देता है, जो कि हो सकता है कोई बाहर का बंदा सही से समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। आमतौर पर गोरखा रेजिमेंट में जिन जवानों को शामिल किया जाता है उनमें से 60% के आसपास नेपाल के होते हैं और बाकी 40% भारत के होते हैं। पर अगर यहाँ पर नॉन गोरखा लोगों को उत्तराखंड से गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया जाता है तो ये गोरखा रेजिमेंट की जो इनिशियल कल्चर है उसको तोड़ सकता है। वैसे भारत में बहुत सारे कल्चर हमको देखने को मिलती है और इसका छाप भी हमको कुछ हद तक आर्मी में देखने को मिलता है। अब इंडियन आर्मी के गोरखा सोल्जर जो भारत के गोरखा हैं, उनका ये कहना है कि अगर आर्मी अभी नेपाल की गोरखा लोगों को हमारे आर्मी में शामिल करना नहीं चाहता या फिर उनकी तादाद को कम करना चाहती है तो इसके लिए हमें नॉन गोरखा लोगों के बदले हमारे गोरखा लोगों को शामिल करना चाहिए। और ये बात हमारे सब्सक्राइबर में से भी बहुत सारे लोगों ने बताया था जो कि इंडियन गोरखा है। और जब नेपाल की तरफ से ये कहा गया था कि इंडियन आर्मी में नेपाल की गोरखा लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तब ये बात उन लोगों ने बताया था कि गोरखा सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी रहते हैं और हम खुशी खुशी अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश को लेके। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अभी रविवार को अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर तक एक बहुत ही बड़ी रेलवे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसकी कीमत करीब 48 बिलियन डॉलर होने वाली है और ये रेलवे लाइन अभी चाइना की साउथ वेस्ट सिंचुआन प्रोविंस से तिब्बत के लिंजी के साथ कनेक्ट करने वाली है। शी जिनपिंग का कहना है कि इससे भारत और चाइना की बॉर्डर की सुरक्षा और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काफ़ी मदद होने वाला है और ये अभी तिब्बत में दूसरा रेलवे लाइन होने वाला है जिसे कुंगाई और तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट के बाद अप्रूव किया गया है और अभी ये चेंगडू से लासा तक को कनेक्ट करने वाली है, जिसके बनने के बाद ये सफर 48 घंटे के बदले बस 13 घंटे में ही पूरा हो सकता है। अब लिंजी को चाइना में कुछ और भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम थोड़ा खतरनाक है तो उसको जाने देते हैं। लेकिन मतलब की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी करीब है और ऊपर से चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को सदन तिब्बत का हिस्सा बताता है और पता नहीं इसको बनाने के पीछे आगे चल के चाइना का क्या मकसद है। ग्लोबल टाइम के मुताबिक अभी यान से लिंजी तक टोटल 26 स्टेशन रहेंगे और इसमें जो ट्रेन चलने वाली है उनकी मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है, साथ ही इनकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी सफर को चाइना यहाँ पर 48 घंटे के बदले बस 13 घंटे में पूरा करने वाला है और जंग जैसे हालात में इसके जरिए चाइना को लॉजिस्टिक या फिर सपोर्ट लाने के लिए कितना फायदा हो सकता है। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेके और चाइना की तरफ से अभी भारत को एक तरीके से लिक्विड बॉम्ब की धमकी दी जा रही है जो कि लद्दाख या डोकलम से भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से अब ये हिंट दिया गया है कि वो अभी तिब्बत रीजन में कुछ बहुत बड़े डैम्स को बनाने वाले हैं और ये डैम्स चाइना अभी अपनी यारलुंग सैंगपो नदी के ऊपर बनाने वाला है जो कि तिब्बत में है। अब आप लोग सोचेंगे कि वो अपने नदी में डैम बना रहे हैं तो इससे हमें क्या दिक्कत हो सकता है। हमें दिक्कत इस वजह से होगा क्योंकि ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है और अभी अगर इसमें चाइना डैम बना लेता है तो ब्रह्मपुत्र नदी की वाटर फ्लो के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। और साथ ही अभी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से भी जानबूझकर भारत को प्रॉब्लम में डालने के लिए ऐसे नए डैम्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है और अभी चाइना तिब्बत रीजन में लगभग 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और डोकलम के बाद चाइना की तरफ से भारत को सुतलेज नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डाटा को भी शेयर नहीं किया जा रहा है
और अभी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है इसके बारे में जांच करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट को भी वहां पे जाने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि ये संदेह करने पर मजबूर कर रहा है कि चाइना अभी इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ हाइड्रो पावर के लिए नहीं बना रहा है बल्कि आर्टिफिशियल लेक को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा है। इसको टेक्निकली लिक्विड बॉम्ब भी कहा जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ज्यादातर पानी इसका तिब्बत से आता है, और ऐसे में अगर चाइना मल्टीपल डैम्स को बनाकर अलग अलग जगह में उन पानी को स्टोर करके रखने लगता है तो पहले तो इससे नदी का पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, जो कि एक इशू क्रिएट करने वाली है। साथ ही अगर भारत के साथ लड़ाई होती है तो चाइना इन डैम्स को लिक्विड बॉम्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अगर वो इन डैम्स को तोड़ देता है या फिर सभी पानी को एक ही बार में छोड़ देता है तो भारत में बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आ सकती है। और हाल ही में असम में जो फ्लड हुआ था या नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड हुआ था उसके बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये जंग जैसे हालात में कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला अपडेट रफाल की तरफ से है। तो रिसेंटली फ्रांस की तरफ से अनाउंस किया गया था कि रफाल की F3R स्टैंडर्ड में अभी टेलियोस्पोड को इस्तेमाल करने के लिए IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया जा चुका है। अब आमतौर पर टेलियोस का मतलब टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्टोनिक सिस्टम है, या फिर आसान भाषा में कहे तो ये टारगेटिंग या फिर लेजर डेजिनेटेड पॉड है, और इसको लेजर गाइडेड वेपन्स को फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक टीवी कैमरा के साथ एक मिड बैंड की IR सेंसर को इंटीग्रेट किया गया, और ये स्टैंड अप डिस्टेंस से लेजर गाइडेड वेपन्स को डिप्लॉय करने में हमको मदद कर सकता है। अब भारत की तरफ से रफाल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था तो तब ये ऑपरेशन नहीं हुआ था, जिस वजह से इनको ओरिजिनल रफाल डील में शामिल नहीं किया गया था। पर क्या अभी भारत को इनको खरीदना चाहिए, इस बात को लेके अभी सवाल किया जा रहा है, क्योंकि पहले किए गए प्लान के मुताबिक हम रफाल से हैमर मिसाइल के बदले स्पाइस सीरीज की बम का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन इमरजेंसी की वजह से अभी बड़ी मात्रा में हैमर मिसाइल को खरीदा जा रहा है, जो कि इसी महीने के अंत तक हमको डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में इनको इफेक्टिवली डिप्लॉय करने में टेलियोस्पोड काफी काम आ सकते हैं। बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इजरायली फर्म रफाल एडवांस सिस्टम से लाइटनिंग पॉड को भी खरीदा गया था, जिनको अभी SU-30 या फिर मिराज में इस्तेमाल किया जा रहा है। पर ये हैमर मिसाइल के साथ कॉम्पैक्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि भारत अगर रफाल में हैमर मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान कर ही रहा है तो इसी के साथ ही हमें फ्रांस से टेलियोस्पोड को भी खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।